नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विवेक कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रट्टा मार केमिस्ट्री में। और यहाँ पर रट्टा नहीं मारना है, यहाँ पर आपको केमिस्ट्री से प्यार करना, उसके साथ जुड़ जाना और दिल की बॉन्डिंग बनाना केमिस्ट्री के साथ सिखाया जाएगा। दोस्तों, इस लॉकडाउन में मैंने सोचा कि मैं YouTube के माध्यम से आपके पास कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स की वीडियोस लेके आऊं जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर बस ये हो गया, ये ऐसा ही होता है और आप उसके रीजन को कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं। आपको सिखा दिया जाता है, आपको रटा दिया जाता है कि भैया रट्टा मार लो, केमिस्ट्री है, यहाँ रट्टा ही मारना पड़ता है, ये एक्सेप्शन है, रट लो, वैसे ही केमिस्ट्री बदनाम है। तो मेरी एक छोटी सी मुहिम है कि मैं इस मिथ को जितना हो सके तोड़ सकूं और आपको केमिस्ट्री से बॉन्ड बनाना, प्यार करना सिखा सकूं। तो इसी सीरीज में आज की हम वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वहां पर हमें बताया जाता है कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। बताया क्या जाता है, हमें इनफैक्ट रटवा दिया जाता है। भैया रट लो, हाफ फिल्ड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं, क्या उसके पीछे का रीजन है, ये केस और कहां कहां लग सकता है। आइए इन सब चीजों को देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे, मैं आपको बता दूं कि हम लोग आज किन किन टॉपिक्स के ऊपर, बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा 10 से 15 मिनट के आसपास का, हम लोग किन किन टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अच्छा, उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो वहां पर कॉपर और क्रोमियम के लिए क्या केस आता है। कॉपर को बोला गया, आपने कॉपर का एक अलग से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा और फिर हम कॉपर को बुलाए, कॉपर आओ 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 तुम्हारा फोटो खींचना है। और जब कॉपर का फोटो खींचा गया मेरे भाई, तो वहां पे कॉपर का जब वो अपना दांत निपोड़ दिया ई करके, तो वहां पर कॉपर का कुछ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा गया। उसके रिगार्डिंग बातचीत करेंगे। फिर यहाँ पर उसी कंसेप्ट को समझाने के लिए मेरे भाई एक मैच करवाया गया, एक कंपटीशन करवाया गया। और वो कंपटीशन हुआ किसके बीच में, एक्सचेंज एनर्जी वर्सेस एक्साइटेशन एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी वर्सेस एक्साइटेशन एनर्जी। और इस कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे किस तरीके से कंसेप्ट कॉपर और क्रोमियम में, जब कॉपर क्रोमियम ने दांत निपोड़ दिया था तो उसके केस को समझाने में हेल्प करता है मेरे भाई। और जो चौथा, कि यही चीज जो बहुत बड़ा बड़ा जो बच्चा, बहुत बड़ा वाला जो बच्चा होता है ना, एकदम बड़ा वाला, वो बच्चा पूछता है कि सर आप कॉपर में लगा दिए, क्रोमियम में लगा दिए, इसको आप हेलोजेंस में काहे नहीं लगाए सर। हेलोजेंस ऐसा कौन सा पाप किया था, उसमें ऐसा क्या कमी दिखा आपको कि आप हेलोजेंस में नहीं किए। बिल्कुल, मैं आपके सामने आज मुख्य रूप से इन चारों सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। जहां पर जनरली आपको ये बोल दिया जाता है, अरे रट लो, ये तो केमिस्ट्री है, यहाँ तो रटना ही तुम्हारा कर्तव्य है, नहीं रटोगे तो केमिस्ट्री कैसे याद कर पाओगे। ऐसा नहीं है। इस चैनल से हम लोग इसी मिथ को तोड़ेंगे दोस्तों, इसी मिथ को तोड़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बातचीत करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। मेरे भाई, एक एटम होता है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आसपास अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन्स मंडराते होते हैं, घूमते रहते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स का पता बताने के लिए क्वांटम नंबर्स इस्तेमाल होता है। कभी आपने सुना होगा, एक चीज होती है जिसको बोला जाता है मेरे भाई क्वांटम नंबर्स। क्या बोलते हैं, बोल दो। अरे जहां जहां बैठे हो साथ साथ बोलोगे तभी मजा आएगा, तभी सीख पाओगे, तभी समझ पाओगे कि रटना नहीं है, रटना नहीं है, रट्टा मार केमिस्ट्री में रटना नहीं है, यही तो इसका फायदा है मेरे भाई। तो क्वांटम नंबर्स, अभी क्वांटम नंबर्स क्या होता है, एटम, न्यूक्लियस, उसके आपस इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन बताने के लिए, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है। तुम ऊपर वाले मकान में रहते हो, तुम नीचे वाले मकान में रहते हो, तुम उधर रहते हो, तुम आजू में रहते हो, तुम बाजू में रहते हो, तो उसी इलेक्ट्रॉन का पता बताने के लिए हम लोग क्वांटम नंबर्स यूज करते हैं। और क्वांटम नंबर्स हमें पता लग जाता है तो इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक प्रिंसिपल जिसको बोला जाता है अफबाउ प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, बोलो, अफबाउ प्रिंसिपल। और इसी अफबाउ प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं।
तो अभी मैं क्वांटम नंबर्स और अबो प्रिंसिपल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इनके बारे में थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का अंदाजा तो है ही मेरे भाई। चलिए थोड़ा सा मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के दिखाता हूँ। सपोज, अच्छा उससे पहले इलेक्ट्रॉन फिलिंग का ऑर्डर क्या होता है तो मैं वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आप 1s में डालते हैं, 1s के बाद मेरे भाई आप डालते हैं, जी हाँ, 2s 2p में। उसके बाद आप डालते हैं 3s 3p में। उसके बाद आप डालते हैं 4s 3d 4p में। उसके बाद आप डालते हैं 5s 4d 5p में। उसके बाद मेरे भाई आप डालते हैं 6s 4f 5d 6p में। और आप डालते हैं 7s 5f 6d 7p में। ये ऑर्डर कैसा आता है हम सब जानते हैं, ये वो प्रिंसिपल से आया है, ये मैंने नहीं बनाया। अरे भैया मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, छोटा सा टीचर हूँ, अध्यापक हूँ जी, जो इस कंसेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा है आपको। तो बस ये एक ऑर्डर होता है। अच्छा इससे मैं आपको एक चीज बता दूं थोड़ी सी और, कि एस वाले, एस भैया मेरे, जो एस वाले सबशेल होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। जो पी वाला सबशेल होता है मेरे भाई उसमें, जी हाँ, 6 ठो इलेक्ट्रॉन जाएगा। और जो डी वाला सबशेल होता है उसमें 10 ठो इलेक्ट्रॉन जाता है। तो ये इतने इतने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ये तो हमने देख लिया। आओ मुद्दे की बात करें, फटाफट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें। सपोज मैंने अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी कैल्शियम की, तो मेरे भाई कैल्शियम में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, बता दो बता दो बता दो। अरे कैल्शियम में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, अरे घुटनों पे जोर डालोगे तुम्हें जवाब मिलेगा 20 होते हैं सर जी, 20 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देते हैं, आइए फटाफट। 1s2 2s2 2p6 इस तरीके से लिखी जाती है। 3s2 लिख दिया आपने, तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन डाल दिए आपने। आपने यहाँ डाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ डाल दिए 2 और 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 डाल दिए 10 हो गए, 12 हो गए, 2 और डाल दिए 12 हो गए। 12 के बाद आपको काउंटिंग 20 तक पहुंचानी है। 3p में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 18 हो चुके हैं मेरे भाई, 18 हो चुके हैं। और इसके बाद आ जाएगा 4s2 पूरे 20 हो गए। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी जाती है, ये आपको आता होगा। अब हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं कि सर जी कॉपर और क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिखाओ, आओ देखें जरा, आओ देखें जरा। सबसे पहले हम लोग अभी बात करते हैं क्रोमियम की। मेरे भाई क्रोमियम का सिंबल होता है Cr, अरे Cr नहीं Cr, क्रोमियम। इसका नंबर कितना होता है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 24 इलेक्ट्रॉन। और आप अगर अपने घुटनों का इस्तेमाल करके इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे, आहा स्वाद आ जाएगा भाई, स्वाद आ जाएगा आपको। 1s2 2s2 2p6 लिखा आपने, आपने बहुत ही उत्तेजना के साथ, बहुत ही होशियारी के साथ लिख दिया, लिख दिया, आप खुश हो गए, यस हमने तो कर दिखाया। वही क्रोमियम साइड में बैठा हुआ था। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख के ये आपने क्रोमियम का थोपड़ा बनाने की कोशिश की, उसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे लोकेटेड है आपने वो करने की कोशिश की। और इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देख के क्रोमियम निराश हताश उदास हो गया, ये क्या लिख दिए भैया। क्रोमियम को बुलाया गया, आओ क्रोमियम आओ अपना फोटो खिंचवाओ, हम देखना चाहते हैं तुम्हारे अंदर इलेक्ट्रॉन कहां कहां पर है। मेरे भाई जब ऐसा किया गया आपको जानकर हैरानी होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, जी हाँ 4s1 3d5। अरे ये क्या लोचा है, हम तो लिखे थे 4s2 3d4, यहां आप लिख दिए 4s1 3d5। मेरे भाई सिंपल सी लाइन स्कूल में रटवा दी जाती है, अरे रटवा दी जाती है। बोलो एक बार, जहां जहां बैठे हो बोलो, फिर उसका मतलब बताएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा आनंद आएगा। बोलो एक बार, fully filled and half filled orbitals are more stable। अरे बोलो, आवाज नहीं आ रही, बोलो बोलो बोलो, क्या बोले, fully filled and half filled orbitals are more stable। सर जी क्या मतलब है, मतलब बेटा s में जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन तो s होता है fully filled, अगर s में होगा 1 इलेक्ट्रॉन तो s हो जाएगा हाफ फिल्ड, 2 है तो फुली फिल्ड। भाई मेरे अगर d की बात करूं, d में जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन तो d पूरा का पूरा भर जाएगा, फुली फिल्ड हो जाएगा। और अगर डी में जाएंगे 5 ठो इलेक्ट्रॉन तो वो कहलाएगा हाफ फिल्ड। तो कंसेप्ट ये है, या रटने वाली लाइन ये है कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। अच्छा रट लिया रट लिया रट लिया रट लिया, हम तो रटने में बहुत आगे हैं, रट लिए। अब आगे बताइए, देखो भैया देखो देखो देखो, यहां लिखे 4s2, क्या ये हाफ फिल्ड है फुली फिल्ड है, सर जी
एस में जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये तो फुली फिल्ड है। मेरे भाई आप मुझे बताइए, ये 3d4 लिखे हैं, ये क्या है, हाफ फील्ड या फुली फील्ड? अगर डी में 10 होते तो फुली फील्ड बोलते, 5 होते तो हाफ फील्ड बोलते, मतलब ये कुछ नहीं है ठेंगा, ये कुछ नहीं है। अब बचवा क्या किया, या जब हम क्रोमियम को बुला के उसका फोटो खींचे तो क्या देखे कि 4s1 है, मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर गया, कूद गया, जंप कर गया, कूद गया, तो आपके पास निकल कर आया 4s1 3d5। अब ये वाला जो है, ये है फुली फील्ड है क्या? पहले तो फुली फील्ड था, नहीं, अब ये फुली फील्ड नहीं है, अब ये हाफ फील्ड है। और 3d5 ये तो पहले कुछ भी नहीं था, 3d4 कुछ भी नहीं था, और अब ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड, हाफ फील्ड, फुली फील्ड, ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो इस वाले केस में इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने में स्टेबिलिटी क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी, स्वाद आ गया होगा, मजा आ गया होगा। बेटा ऐसे ही फटाफट अगर आप काम करेंगे, किसके लिए, अगर आप काम करेंगे कॉपर के लिए, जी हाँ कॉपर के लिए, Cu, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 29। जल्दी से तेजी से लिखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपके पास आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर हमने लिखा 4s2 3d9। ऐसा लिखते ही आपको एहसास हो जाएगा, रुको कुछ तो लोचा हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुआ। अगर यहां पर मैं इसको देखूं तो ये फुली फील्ड है और ये कुछ भी नहीं है, ना ये हाफ फील्ड है ना ये फुली फील्ड है। तो यहां पर भी क्या आपको एहसास हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कुदा दोगे तो जो आपने लाइन पढ़ी थी, फुली फील्ड ऑर्बिटल्स एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, आप बिल्कुल चीजों को सही सही लिख पाएंगे, आपको लगेगा कि भैया अपन ही भगवान है, ऐसी फील आएगी आपको। तो 4s1 3d10, बिकॉज यहां पर आप देख सकते हैं कि ये हाफ फील्ड है और ये फुली फील्ड है। अब क्या किया जाए सर, अब क्या किया जाए, हम तो इसको सीख गए, अब क्या किया जाए ये बताइए, इसके आगे की कहानी क्या होने वाली है, ऐसा क्यों हुआ ये तो बताइए, वही तो समझना है, वही तो समझना है, आओ तुम्हें समझाएं। बेटा एक ताकत होती है जिसको बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। क्या बोलते हैं, जल्दी से बोलो एक बार, जल्दी से बोलो एक बार, एक्सचेंज एनर्जी। भाई अगर मजा आ रहा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट भी करिए कि कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ नहीं समझ पा रहे हो, मुझे बताओ, तभी तो अपन जान पाएंगे। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी जरूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं कि एक्सचेंज एनर्जी क्या है। पहले आप समझिए, एक सिस्टम होता है, सिस्टम मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम? किसी भी ऐसी चीज, किसी भी ऐसी चीज जिसको आप कंसीडर कर रहे हैं, जिसको आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपका पूरा ध्यान केंद्रित है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा सारा ध्यान आप लोगों पे केंद्रित है, तो आप लोग मेरा क्या हुए, सिस्टम हुए। आप लोगों का हो सकता है ध्यान किसी और पे केंद्रित हो, आप लोग किसी और से अपना दिल लगा बैठे हो, अपना ध्यान लगा बैठे हो, तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए, सिस्टम हो जाएगा। तो सिस्टम मतलब भाई मेरे कोई भी ऐसी चीज जिस पे आपका ध्यान केंद्रित हो, जिसको आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, जिसकी आप स्टडी कर रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। तो जो सिस्टम होता है ना, सिस्टम वो हमेशा चाहता है कि वो स्टेबल हो, क्या हो, स्टेबल। और सिस्टम स्टेबल कैसे हो सकता है, तो सिस्टम की अगर एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, समझो, एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम एनर्जी ज्यादा, एनर्जी और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो सिस्टम हमेशा चाहता है कि उसकी एनर्जी निकल जाए, उसकी एनर्जी कम हो जाए, तो एनर्जी कम करने के लिए अपनी एनर्जी निकालता रहेगा, वो काम करेगा, दौड़ेगा, थकेगा, तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो एनर्जी और स्टेबिलिटी हमेशा क्या होते हैं मेरे भाई, क्या होते हैं, क्या होते हैं, क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे, अरे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। सपोज मैंने आपको पकड़ा, मैंने बोला जाओ, मैं तुम्हें 20 दिन तक या 15 दिन तक खाना नहीं दे रहा हूं। अब तुम्हें मैंने 15 दिन तक खाना नहीं दिया, तुम ऐसे ही लेट गए, ऐसे ही पड़े रह गए कि हमको खाना मिल ही नहीं रहा है, हमको खाना मिल ही नहीं रहा है, तो तुम्हारे अंदर की एनर्जी क्या हो जाएगी, पूरी कम हो जाएगी, एनर्जी पूरी कम, और तुम कहीं ऐसे पड़े रहोगे मरियल वाली हालत में। तुम्हारी स्टेबिलिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, कोई तुम्हें छेड़ने आएगा तुम हिलना भी पसंद नहीं करोगे, क्या हिले, खाना मिल नहीं रहा है, तुम हिलाने आ गए हो हमको, ऐसे 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 करके क्या कैसे हिल जाएंगे। तो आपकी एनर्जी जब बहुत कम थी तो आपकी स्टेबिलिटी मेरे भाई काफी ज्यादा थी। वहीं दूसरे केस में अगर मैं आपको खूब एकदम रसना पिला दूं, ग्लूकॉन डी पिला दूं, चिकन पनीर सब ठूस ठूस खिला दूं, तो आपके अंदर ताकत बहुत आ जाएगी,
और जब आपके अंदर ताकत बहुत आ जाएगी, आप यहाँ वहां दौड़ते रहेंगे, कूदते रहेंगे, फांदते रहेंगे कि हमारे अंदर बहुत ताकत है, बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। तो एनर्जी जब ज्यादा है तो उस केस में आप स्टेबल नहीं है, कभी वहां कभी वहां कभी वहां कूद रहे कूद रहे हैं। तो एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और सिस्टम हमेशा क्या चाहेगा बताओ? अपनी एनर्जी को कम करना, और अपनी एनर्जी कम करने के लिए सिस्टम एनर्जी खर्च करेगा। अब एक्सचेंज एनर्जी क्या है? देखिए होता क्या है, आपने जब डी ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन बनाए, आपने लिखा 3d5। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो 3d5 में आप लोग जानते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन, इन सबकी स्पिन एक जैसी, स्पिन मतलब सबकी मुंडी एक ही तरफ है फिलहाल के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन ना आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा कभी मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगा, तुम मेरे कमरे में आ जाना, हम लोग रूम बदल बदल के रहेंगे, ताकि हर रूम का मजा, हर ऑर्बिटल का मजा हर एक इलेक्ट्रॉन हम में से ले सके। तो ईच इलेक्ट्रॉन जिनकी स्पिन सेम होती है वो एक दूसरे से एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन, भाई इसको देखो, ये इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ अपने आप को एक्सचेंज कर सकता है? तुम बोलोगे सर ये इससे भी कर सकता था, ये इससे भी हो सकता है, ये इससे भी एक्सचेंज कर सकता है, ये अपने आप को इससे भी एक्सचेंज कर सकता है, हाँ कि ना? सिंपल सी बात है। तो मेरे भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है 4 बार एक्सचेंज करेगा। फिर उसके बगल वाले को देखो, उसके बगल वाले को देखो देखो देखो। अगर मैं पूछूं कि इसको देखो, तो ये वाला इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, ये वाला इसके साथ भी हो सकता है, ये वाला इसके साथ भी हो सकता है। अब कुछ तो बड़ा वाला जो लोग बहुत देर से सोच रहा है वो सोचेगा कि सर ये वाला इसके साथ भी तो हो सकता है। अरे मेरे भाई ये तो ऑलरेडी काउंट हो गया ना, ये वाला इसके पास गया, ये वाला इसके पास आया। वो एक्सचेंज मतलब क्या होता है कि तुम ई पट्टी आओ हम ऊ पट्टी जाएंगे, तुम इधर आओ हम उधर जाएंगे, वही तो एक्सचेंज है, दैट इज ऑलरेडी काउंटेड। तो अब मैं अगर इसके बारे में बोलूं तो ये इफेक्टिवली कितने एक्सचेंज कर रहा है? 3। दिखा आप लोगों को। उसी तरीके से अगर आप अपने घुटनों का प्रयोग करेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ कर सकता है और इसके साथ कर सकता है, तो 2। और ये वाला आखिरी वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एक बार ये वाला इसके साथ कर पाएगा एक बार। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस आर 10। अब जब ये एक्सचेंज हो रहा है ना, जब ये एक्सचेंज हो रहा है, जब कूद रहे हैं या हम एक दूसरे के कमरे एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इस केस में एनर्जी जो होती है निकलती है। तो एक्सचेंज एनर्जी जो होती है ना वो क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है बोलो? एक्सोथर्मिक। वो निकलती है, एक्सचेंज एनर्जी निकलती है निकलती है निकलती है। और जब एक्सचेंज एनर्जी निकलती है वो एक्सोथर्मिक होती है, तो इसका मतलब सिस्टम की खुद की एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। और सिस्टम की जब खुद की एनर्जी कम हो गई तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो मेरे भाई आपने देखा कि जब ये 3d5 था, जब ये 3d5 था तो इस केस में कितने एक्सचेंज हुए? 10 एक्सचेंजेस। और जब ये 3d4 था, आओ 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 3d4 के बारे में भी देख लें, तो 3d4 में कितने एक्सचेंज होंगे? 1 2 3 4। बताओ ये वाला कितने बार कर पाएगा? इसके साथ इसके साथ इसके साथ, तो 3। ये वाला इसके साथ और इसके साथ 2, और ये वाला इसके साथ तो 1। तो 3 2 5 और 1 6। यहां पर आपको 6 एक्सचेंज देखने को मिलेंगे। तो आई कैन से कि नंबर ऑफ एक्सचेंजेस किसमें ज्यादा है भाई? D5 में ज्यादा है एज कंपेयर टू D4। दिस इज D5। D5 में 10 एक्सचेंज है, D4 में 4 एक्सचेंज है। तो अगर नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा है तो एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी। एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी तो ज्यादा एनर्जी निकल रही होगी निकल रही होगी निकल रही होगी। इस कारण से स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ रहे हैं? यही सेम रीजन होगा। इसी सेम चीज को मैं चाहता हूं कि आप कॉपर और क्रोमियम तो अपन ने लगा दिया, कॉपर में लगाएंगे तो आपको यहां पर मेरे भाई नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस आपको, अच्छा मैं आपको दिख रहा हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा ना, मैं ज्यादा अपने आपको बड़ा कर लिया, चलिए मैंने आपको छोटा कर लिया है। यस, तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे 20। सोचिएगा, आप बनाइएगा एक बार। देखो भैया सिंपल सी बात है, ये हम आप लोगों के बना दिए। यहाँ देखो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, 1 2 3 4 5। 5 की मुंडी ऊपर लाल रंग में, 5 की मुंडी नीचे हरे रंग में। तो जो लाल मुंडी वाला है जिनका स्पिन सेम है वो आपस में एक्सचेंज करेंगे, जो हरा वाला है वो आपस में एक्सचेंज करेंगे। तो लाल वालों के लिए और मेरे भाई हरे वालों के लिए टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस आप चेक करेंगे तो 10 और 10 आएगा, आंसर विल बी 20। इस तरीके से आपको जवाब मिल जाएगा।
समझ रहे हैं? अच्छा, तो इसलिए कॉपर का ये वाला जो है फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए आप ऐसा बोलते हैं कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड आर मोर स्टेबल, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड आर मोर स्टेबल, क्योंकि उस केस में एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है। अच्छा, अब एक सवाल आता है बच्चों के मन में कि सर हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ज्यादा स्टेबल है, अब ये बताइए ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी, और एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है, हीट निकलती है। अब ये बताइए सर हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड में ज्यादा स्टेबल कौन है? मेरे भाई बहुत सिंपल सा सवाल है, हाफ फिल्ड मतलब D5, 3D5 की जरूरत नहीं है हमें, हम सिंपल बोल सकते हैं D5, और फुली फिल्ड का क्या मतलब है मेरे भाई? D10। आप मुझे बताओ D5 में नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बता दो मुझे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अपने आप को, है ना? नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने होते हैं सर जी? पूरे 10, पूरे 10 होते हैं। D10 में कितने होते हैं बेटा? 20। ज्यादा एक्सचेंज मतलब ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी, ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी मतलब ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी तो अपन ये बोल सकते हैं कि भैया फुली फील्ड की स्टेबिलिटी क्या होती है? हाफ फील्ड से भी ज्यादा होती है। तो मैंने आपके लगभग सारे सवालों का जवाब दे दिया। अब एक आखिरी सवाल बचता है, वो आखिरी सवाल क्या है? वो आखिरी सवाल ये है कि सर आप धोखा दे दिए, आप ये कॉपर और क्रोमियम में लगाए, बाकी जगह काहे नहीं लगाए, और हमको क्या सपना आ रहा है, हमको कैसे पता लगेगा कि और कहां कहां लगेगा? अरे भाई सपना सपना वाली बात नहीं है, आपको घबराना भी नहीं है। जहां जहां ऐसे केस आएंगे आपका टीचर, आपका अध्यापक चीजों के बारे में आपको बताएगा कि आपको ऐसे सोचना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, एक और बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर फ्लोरीन या कोई भी हेलोजन आप पकड़िए, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2, 2s2, 2p5। यहाँ पे आप ऐसा काहे नहीं कर दिए इसको 2s1 और 2p6 काहे नहीं कर दिए? कितना बढ़िया तो लग रहा था, बताइए। यहाँ पर आप बोलते कि ये फुली फील्ड है और ये कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम इसको ऐसे कर दिए सर, जब हम इसको ऐसे कर दिए तो देखिए सर ये भी क्या हो गया? हाफ फील्ड हो गया, ये फुली फील्ड हो गया। यस, हम तो स्टेबिलिटी बढ़ा दिए, आप ऐसे काहे नहीं किए? अरे बेटा काहे तुम इतना ज्यादा उस चीज का प्रयोग करने का कोशिश कर रहा है जो तुम्हारे पास नहीं है? ऐसा थोड़ी ना करना, हर जगह एक कंसेप्ट सीखे लगा दिए, नहीं। आप बातों को समझने की कोशिश करिए। आपको बता दिया कि भैया रट लो सिर्फ कॉपर और क्रोमियम में होता है, अरे नहीं ऐसा नहीं है, बहुत जगह होता है, बट यहाँ पर नहीं होता है, इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए बातों को समझिएगा, आपको इसके लिए 2s से एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके कहां लेके जाना पड़ेगा? एक्साइट करके 2p में डालना पड़ेगा। जैसा कि हमने अभी पहले भी देखा था कि जैसे हमारे पास इन दिस केस कॉपर के केस में भी ये 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन 3d9 में गया तो ये क्या हुआ? एक्साइट हुआ। इसमें भी हम अगर हम बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? एक्साइट हुआ। इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? हमें एक्साइट करना पड़ेगा। एक्साइट करने के लिए ताकत देनी पड़ती है, ताकत लगानी पड़ती है। इलेक्ट्रॉन को पकड़ो, उसको उठाओ और उसको अगले वाले में डालो, तो इसमें ताकत लगानी पड़ती है। तो एक्साइटेशन एनर्जी, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, देखो मैंने क्या बोला? एक्साइटेशन एनर्जी। और जो ये एक्साइटेशन एनर्जी होती है दिस इज एंडोथर्मिक। क्या होती है बोलो? ये एंडोथर्मिक होती है मेरे भाई। एंडो मतलब आपको ताकत देनी पड़ती, ताकत लगानी पड़ती, एंडोथर्मिक होती है। तो जब आप ताकत लगाएंगे, सिस्टम के अंदर ताकत देंगे, तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है, मतलब एक्साइटेशन करने से सिस्टम कहीं ना कहीं अनस्टेबल हो रहा है। तो सर सिस्टम ने पहले एक्साइटेशन क्यों किया? इसमें कॉपर के केस में एक्साइट क्यों हुआ? क्रोमियम के केस में एक्साइट क्यों हुआ? अरे बातों को समझो, थमो। एक्साइट करते टाइम आपने ताकत दी, फिर जब वो वहां पहुंच गया उसने एक्सचेंज किया, एक्सचेंज करने में ताकत निकल गई। समझ रहे हो? एक्सचेंज करने में ताकत निकल गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्टीमेटली नेट क्या हुआ? नेट सिस्टम की ताकत कम हो गई, एनर्जी कम हो गई, तो स्टेबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक रोटी खिलाई, तो आपको रोटी खिलाई, आपके अंदर ताकत आ गई, और मैंने आपसे ग्राउंड के 10 चक्कर लगवा दिए भाई, तो ताकत इतनी सी लगाई और आपसे काम इतना सारा करवा दिया, तो अल्टीमेटली आपकी ताकत, आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सेम चीज आप जब उसको एक्साइट कर रहे हैं तो आप उसको एक रोटी खिला रहे हैं, और एक रोटी खिलाने के बाद जब एक्सचेंज कर रहा है तो ग्राउंड का चक्कर काट रहा है, एनर्जी कम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने ताकत दी और उसने अपनी ताकत को खर्च की,
इन दोनों चीज को आपको कंपेयर करना है। अल्टीमेटली नेट एनर्जी अगर रिलीज हो रही है, सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, वो थक रहा है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। यहां पर क्या होता है कि पी के केस में अगर हम बात करें तो पी में डब्बा ही 3 बनता है, 1 2 3 इस तरीके से, 4 5 6। कितने एक्सचेंज पॉसिबल है बताओ? ये 2 करेगा, अगला वाला 1 करेगा, मतलब 3 + 3 है ना, 3 हरे वाले 3 व्हाइट वाले, टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस इज 6। जबकि डी जब फुली फिल्ड था टोटल एक्सचेंज 20 थे, हाफ था तब भी 10 थे। तो डी में नंबर ऑफ एक्सचेंजेस काफी ज्यादा थे। डी में नंबर ऑफ एक्सचेंजेस क्या थे? काफी ज्यादा थे। जबकि एफ वाले में जब हम 2s फ्लोरीन में जब हम 2s से 2p में ट्रांसफर कर रहे हैं, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस काफी कम है। साथ ही साथ 2s और 2p में एनर्जी गैप ज्यादा होता है। 2s यहाँ पर होता है, 2p यहाँ पर होता है, एनर्जी गैप ज्यादा है। एनर्जी गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को कुदाने में भैया ताकत भी ज्यादा लगेगी। तो इन केस ऑफ फ्लोरीन, एक्साइटेशन एनर्जी is more than the exchange energy। इसी कारण से आपको यहां पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और कॉपर और क्रोमियम के केस में आप बोल सकते हैं कि यहां पर एक्साइटेशन एनर्जी जो होती है वो एक्सचेंज एनर्जी से कम होती है। तो एक्साइटेशन एनर्जी इज लेस देन दी एक्सचेंज एनर्जी। यहाँ पर ये कंसेप्ट लगता है। आई होप आप चीजों को समझ गए होंगे, मजा आया होगा। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, अगर आपको कुछ भी लगा कि नहीं भैया चीजें आसान हो सकती हैं, आप उसको अगर समझेंगे, कंसेप्ट को जानेंगे तो बहुत मजा आएगा। इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल के ग्रुप में, अपने दोस्तों के ग्रुप में, अपने फैमिलीज के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग केमिस्ट्री से जुड़ पाए, प्यार कर पाए। बहुत अनोखा सब्जेक्ट है, बहुत मजा आएगा इस सफर में। और जरूर अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए, आपको क्या अच्छा लगा, आप और किस टॉपिक की वीडियोस चाहते हैं, जरूर नीचे बताइएगा। चलिए तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।